अपना लास्ट जो सम था वो सेकेंड सम था, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये वाला सम था। तो अब अपने थर्ड सम पे जाते हैं। अब एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या किया है, ठीक है। तो नोट्स पे जा रहा हूं मैं, यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो मैंने पहले बताया कि स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है कि आप एवरेज से कितना डिविएट कर रहे हो। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो मैंने ये बताया था कि अगर समझो प्रोबेबिलिटी है तो फॉर्मूला वुड बी समेशन समेशन पी इंटू एक्स। प्रोबेबिलिटी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो, इतना मैंने बताया था, बराबर ना। टोटल ले लेंगे, एकदम बहुत सिंपल है। और अगर समझो प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो फिर टोटल करो एक्स का, लेकिन एक्स रिटर्न में होना चाहिए और रिटर्न परसेंटेज में होना चाहिए, ये अपने ध्यान में रखेंगे। एक्स का टोटल करेंगे अपॉन एन करेंगे तो अपना परसेंटेज मतलब आ जाएगा, सॉरी मीन आ जाएगा, ठीक है। सो अगर जैसे ये एक्स है, सिर्फ एक्स दिया है, तो इसका एवरेज निकालना है, क्या करेंगे, टोटल करेंगे डिवाइड बाय एन करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि एवरेज निकालने का डिविएशन यानी कि कितने डिविएट हो रहे हैं अपने, बराबर ना। तो डिविएट होने के लिए एक्स माइनस एक्स बार किया, बराबर, उसके बाद उसका स्क्वायर किया, राइट। फिर ये जो आया ना, मतलब क्योंकि ये डेटा ऐसा था, प्रोबेबिलिटी नहीं था अपने डेटा में, इसलिए जो टोटल आया उसको डिवाइड बाय एन करेंगे। यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या बना मालूम है, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला बना समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। और ये जो आता है ना विदाउट स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं वेरिएंस, तो ये सब अपना किया हुआ है, बराबर है। वेरिएंस हमेशा परसेंटेज स्क्वायर में होता है, जो कि अपने काम का नहीं है, इसलिए मेजॉरिटी टाइम क्या होता है, हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है, ओके। जब प्रोबेबिलिटी है तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, जब प्रोबेबिलिटी है तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होगा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, बराबर ना। एक्स माइनस एक्स बार करेंगे द होल स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा स्लो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी है और एक्स दिया है, प्रोबेबिलिटी है और एक्स दिया है, तो एक्स बार कैसे निकालेंगे हाल में, जिसको एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। एक्स बार कैसे निकालेंगे, एक्स बार अपने पी इंटू एक्स, यस एग्जैक्टली, पी इंटू एक्स करेंगे, तो पी इंटू एक्स करेंगे एक्स बार आ जाएगा। तो एक्स माइनस एक्स बार किया, फिर उसका स्क्वायर किया, वो स्क्वायर करने के बाद प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर उसका टोटल लिया। अपने एक ही साथ कर रहे थे और बहुत कन्वीनियंट जा रहा था वो, ठीक है। तो इधर डिवाइड बाय कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि समेशन पी इज ऑलवेज 1, ऐसा है। तो मैंने समराइज किया था इन सारे चीजों को जो जो हमने डिस्कस किया। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, दैट इज व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन, तो रिटर्न ऐसे निकलेगा। अब बहुत बार मुझे नोटेशंस में फंसना नहीं है, मुझे लगता है आप भी नहीं फंसना चाहिए। वो ये है कि देखो जब प्रोबेबिलिटी होता है ना, तो जैसे प्रोबेबिलिटी कब यूज करते हैं, जब हम फोरकास्टिंग करते हैं ना तब। और एक होता है पीछे का डेटा, दैट इज हिस्टोरिकल डेटा। तो हिस्टोरिकल डेटा है तो आपका प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा, और अगर समझो फ्यूचरिस्टिक डेटा है तो प्रोबेबिलिटी रहेगा। और जब प्रोबेबिलिटी है तो रिटर्न ऐसे आएगा, बराबर ना, वो समराइज किया हमने। और रिटर्न परसेंटेज में होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी नहीं है और ईयर्स दिया हुआ है, पिछले साल का डेटा है, पीछे के साल का या जो भी है, तो उसको समेशन एक्स अपॉन एन करेंगे, ठीक है। ऐसा यहां पर भी एक्स जो है वो परसेंटेज में रहेगा। फिर ये हमने प्रैक्टिस किया। तो सुनो, तो मैं बता रहा था कि रिटर्न है, प्रोबेबिलिटी, एक एग्जांपल कर लिया आपने, रिटर्न है, प्रोबेबिलिटी है, बराबर ना। तो हमने क्या किया, 20 इंटू 0.15 ये सब कर लिया, बराबर ना। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, समेशन पी इंटू आर। फिर उसके बाद क्या किया हमने, मैंने रिस्क मेजर करने के लिए बताया। रिस्क हम लोग मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से। किससे मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन से। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए प्रोबेबिलिटी है तो ये फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। देखो इसको ई के हिसाब से लिखूं ना तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, समेशन पी इंटू आर माइनस एक्सपेक्टेड आर द होल स्क्वायर। तो ये ना थोड़ा बहुत नोटेशन वाइज हो गया,
समझा ना, इतना नहीं फंसेंगे अपने, ठीक है। एक्स बार बोलो ना चलेगा, एक्स बार बोलो चलेगा, आर बार बोलो चलेगा, तो ज्यादा फंसो मत उसमें, अपने को तो सम करना है, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए होता है ना कि मैथमेटिशियंस जो है ना उनको पता चले कि आपने जो रिटर्न निकाला है वो प्रोबेबिलिटी यूज करके निकाला है या आपने पीछे का डेटा यूज किया है, इसके लिए सिर्फ वो नोटेशन है, एक्स बार एंड एक्सपेक्टेड आर ऐसा, या आर बार एंड एक्सपेक्टेड आर ऐसा है वो। फिर प्रोबेबिलिटी नहीं दिया तो ये फॉर्मूला है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन करेंगे, वेरिएंस आएगा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन करेंगे, वेरिएंस आएगा, उसका रूट निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, उसका भी एक सम किया था हमने, करेक्ट। और मेरे ख्याल से यहां हम रुक गए थे, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, बराबर है, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे शायद, और ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था वो भी सेम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं आज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में आप जरा देख रहे हो फर्क क्या है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। देखो ये, देखो ये पास्ट का डेटा है, ये पास्ट का डेटा है, बराबर है, पहली बात। तो यहाँ पे जो रिटर्न होगा ना उसका एवरेज निकालने के लिए आपको टोटल करके डिवाइड बाय एन करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, बराबर है। तो ये अपने को समझना पड़ेगा, राइट। ये पीछे वाला जो डेटा था ना, इधर क्या हुआ था, यहाँ पे भी एक अलग टाइप का डेटा लिया था जहां पे रिटर्न ऑलरेडी परसेंटेज में था, और ये मैंने कंपनीज का जो नंबर है, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज का मतलब ही प्रोबेबिलिटी होता है, तो फ्रीक्वेंसीज को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना प्रोपोर्शन है, तो 19 अपॉन टोटल 100 इज 0.19 ऐसे किया था, मतलब वो नॉर्मल फॉर्म में आ गया था, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में था। और यहां पर है ना डेटा आप देखो, यहाँ पे ईयर्स दिया हुआ है, मतलब ये हिस्टोरिकल डेटा है, पास्ट का डेटा है, ठीक है, और रिटर्न दिया हुआ नहीं है, आपको डिविडेंड दिया है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है, तो इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए अपने को कैसे करेंगे, तो 2002 से लेके 2007 तक का डेटा है, बराबर ना। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर लेता हूँ। ए लिमिटेड एज द फॉलोइंग डिविडेंड पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर फॉर द पीरियड 2002 टू 2007, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रिटर्न, अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो इस बार स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो प्रोबेबिलिटी वाला नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला ये रहेगा, अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, वेरी गुड, अपॉन एन, करेक्ट करेक्ट, अपॉन एन, ठीक है। तो ये रहेगा। तो पहली बात तो लेकिन हमने डिस्कस किया था ना, एक्स तो रिटर्न है, और रिटर्न किस में होना चाहिए, परसेंटेज में होना चाहिए, तो अपने को परसेंटेज में रिटर्न्स निकालना पड़ेगा, परसेंटेज में रिटर्न्स निकालना पड़ेगा। तो एक चीज याद रखो, 2002 का रिटर्न निकाल नहीं पाएंगे अपने, क्योंकि 2001 अपने पास नहीं है, बेस चाहिए ना। रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने देखा था एसपीवाई का फॉर्मूला, P1 माइनस P0 अपॉन P0 प्लस डिविडेंड, नहीं क्या, इंटू 100, ये अपना रिटर्न हो गया। तो यहां पर ये जो है, ये मेरा अगर P1 है तो इसके पीछे का P0 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, समझ रहे हो। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को 2003 से कैलकुलेशन स्टार्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, ये सब फटाफट फटाफट हो जाएगा, क्योंकि अपने करके बैठे रहेंगे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो सम पे जाते हैं। तो अपने पास थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले एवरेज रिटर्न साथ साथ में करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रिटर्न, ठीक है, ईयर लिखेंगे, P1 लिखेंगे, P0 लिखेंगे, P1 माइनस P0 लिखेंगे, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि अपने को सम पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, डिविडेंड लिखेंगे, फिर रिटर्न लिखेंगे। तो 2003 से शुरू करेंगे, क्योंकि 2002 के लिए बेस नहीं है, 2004, 2005, इधर एक कॉलम और ऐड करता हूं, रिटर्न इन परसेंटेज, रिटर्न इन परसेंटेज 2006, 2007,
P1 है मेरा 2003 का, P1 है 20.75, वहां से कॉपी करने स्टार्ट करेंगे। 30.88, 67, 100, 154, यहाँ के लिए P0 है 31.25, 20.75, 30.88, 67 और यहाँ के लिए 100। P1 माइनस P0 करेंगे, 20.75 माइनस 31.25, माइनस 10.5, 30.88 माइनस 20.75, 10.13, डिफरेंस लेते जाएंगे। 36.12, इसका 33 आना चाहिए, इसका 54 आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या सेम फिगर्स? डिविडेंड लिख लेंगे 1.53, 1.53 ऊपर नीचे नहीं हो जाए, ध्यान से देखना। 2, 2 और फिर 3 ऊपर नीचे नहीं हो जाए, ध्यान दो। फिर रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिटर्न, ये जो कॉलम्स है अगर इसको नाम दिया मैंने, तो ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो ये ए माइनस बी आ गया सी, और ये डी है तो यहाँ पे आएगा ई इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, तो ये -8.97 आ रहा है, 11.66 आ रहा है। चेक कर लो आंसर्स राइट है क्या? रिटर्न इन परसेंटेज कैसे निकालेंगे पता है? जो रिटर्न आया उसको P0 से डिवाइड करेंगे, मतलब E अपॉन बी इंटू 100, E अपॉन बी इंटू 100। पीछे जो रिटर्न आया है पिछले कॉलम में उसको 8.97 माइनस में डिवाइड बाय 31.25 इंटू 100, 28.7%, माइनस 28.7%, 11.66 डिवाइड बाय 20.75 इंटू 100, अगला वाला 11.66 डिवाइड बाय 20.75 इंटू 100, 56.19, 38.12 डिवाइड बाय 30.88, 123.45, अगला वाला 52.24, ये सारे के सारे परसेंटेज में है। ये आ रहा होगा 57, बराबर है सब? राइट। तो इसका टोटल लेंगे, टोटल समेशन आर, समेशन ये अपना एक्स हो गया, तो समेशन एक्स अपॉन एन करेंगे तो एवरेज रिटर्न आ जाएगा। देयरफॉर एवरेज रिटर्न इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ रिटर्न, मतलब समेशन आर अपॉन एन, तो रिटर्न का टोटल आ रहा है 260.18। देखो चेक करो, डिवाइडेड बाय कितने साल थे, 1 2 3 4 5, 5 साल था इसलिए डिवाइड बाय 5, नॉर्मल सम है, तो ये आ जाएगा 52.24।
0.04%। बराबर है ना सब? ठीक है, तो अपना एवरेज रिटर्न आ गया। अभी कोई स्टूडेंट बोलेगा सर इतना सब करने की क्या जरूरत है? बराबर है, सुनो इधर देखो, एकदम शॉर्टकट बताता हूँ। यानी कि ये तो मैं जानबूझ के पहला सम था तो ऐसे गया मैं, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो मालूम है? ध्यान दो, अपना जो P1 है ना, P1 माइनस P0 प्लस डिविडेंड अपॉन P0, ऐसे है ना। तो अपने क्या कर सकते हैं, ये HPY आता है रिटर्न, इसको इंटू 100 करेंगे तो इसको सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है इसका फॉर्म का, कि आप P1 है ना, P1 प्लस डी कर दो डिविडेंड, और उसको डिवाइड बाय P0 करो और फिर -1 करो। समझे मैंने क्या बोला? मतलब कॉलम्स भी आपके कम हो जाएंगे। क्योंकि क्या है लॉजिक, बात को समझो। ये देखो, अगर समझो फॉर्मूला वाइज समझना है तो मैं इसको अलग अलग करता हूँ। P1 प्लस डी अपॉन P0 प्लस P0 अपॉन P0, है कि नहीं? बेस तो सेम है ना P0, तो ये पूरे पार्ट को अलग ले लिया, बराबर है, ऐसा हो गया, बराबर ना? क्लियर है? जरा एक में ट्राई करते हैं, एक चीज में ट्राई करते हैं। और ये जो है ना, ये सॉरी यहाँ पर मैंने साइन गलत डाला, इधर माइनस आएगा, माइनस माइनस आएगा, करेक्ट है, माइनस है ना P0 अपॉन P0। और ये देखो अल्टीमेटली करना क्या है, P1 प्लस डी अपॉन P0 -1, तो आंसर आना चाहिए, फिर इंटू 100 करेंगे तो समझ में। एक बार चेक करते हैं, P1 और डी को प्लस करना है, डिवाइड बाय P0 करना है, चेक करो। यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P1 है ये 20.75, डी को ऐड करो 1.53, या डिवाइड बाय 31.25, -1 और फिर इंटू 100, तो ये आ जाएगा, देखो डायरेक्टली, इजी है, समझ में आया? कभी भी कहीं पर भी आपको रिटर्न्स निकालना ना, आप ये मेथड यूज कर सकते हो। होल्डिंग पीरियड निकालते हो ना, तब आप ये मेथड यूज कर सकते हो, समझे आप? तो ये ध्यान में रखो। तो मैं ये लिख के रखता हूँ, तो आपको ये काम में आएगा। HPY या रिटर्न निकालने के लिए, HPY या रिटर्न निकालने के लिए काम में आएगा, ठीक है। शॉर्टकट टू कैलकुलेट HPY इधर लिख के रखते हैं, सेल्फ नोट। शॉर्टकट टू कैलकुलेट रिटर्न, शॉर्टकट टू कैलकुलेट रिटर्न इन परसेंटेज। तो P1 प्लस D1 अपॉन P0 -1 इंटू 100, ये शॉर्टकट है, ठीक है। द सेम कैन बी अप्लाइड इन द अबव सम ऑल्सो। तो ये आप ऊपर के सम में भी अप्लाई करके देख सकते हो। ये तो पहला सम था, तो मैं बहुत इजी गया, मतलब बहुत एकदम आराम से गया ताकि आपको समझे। आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, तो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले समझो बात को, अपने पास अभी x रेडी है, यानी कि रिटर्न का परसेंटेज रेडी है, तो ईयर लिखेंगे। इस बार मुझे मालूम है कि फॉर्मूला ये रहने वाला है, अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। अपने को मालूम है स्टैंडर्ड का फॉर्मूला ये रहने वाला है, तो ईयर लिखेंगे, उसके बाद r लिखेंगे, ठीक है। r माइनस, चाहे तो r बार भी लिख सकते हैं, या r माइनस आर बार करेंगे, द होल स्क्वायर करेंगे, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना 2003, 4, 5, 2006, 2007 ऐसे करेंगे। यहाँ पे रिटर्न कितना था? -28.7, ये रिटर्न था। दूसरा वाला रिटर्न था
दूसरा वाला था 56.19, 123.45, 52.24, 57। आर बार अपना आया था 52.04, तो यहाँ लिख के लेंगे 52.04। अब करना क्या है, -28.7 -52.04 इंटू इक्वल्स टू, तो अपने आप वो स्क्वायर हो जाएगा। तो -28.7 -52.04 इंटू इक्वल्स टू, तो ये आंसर आ रहा है 6518.30। तो पहला वाला आ गया होगा, दूसरा वाला 56.19 -52.04 इंटू इक्वल्स टू, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 17.25 आ रहा है। 123.45 -52.04 इंटू इक्वल्स टू 5100.25 आ रहा है। वैसे ही करते जाएंगे, चेक कर लो सही है क्या। इसको बोलेंगे समेशन आर माइनस आर बार द होल स्क्वायर। 2005 के लिए आंसर क्यों अलग आ रहा है, बराबर है ना 5.0025100.25 कि 500 है, यहाँ पे शायद गलती हो गया है, ये 5099 आ रहा है, 0.39। कोई तो स्टूडेंट बोल रहा है ये आ रहा है, बराबर ना। हाँ करेक्ट है। तो अब इसका टोटल करेंगे, इसको समेशन बोलेंगे, तो इसका टोटल देखो कितना आ रहा है, 11,660.2। ओके ये टोटल है। तो अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं अपने। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन आर माइनस आर बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, यानी कि अंडर रूट 11660.2 डिवाइडेड बाय 5 था नंबर ऑफ ईयर्स, तो इसके लिए 5। तो आंसर आ रहा होगा, क्या आ रहा है बताओ, 48.29, 48.29। तो अपना यहाँ पे एक आंसर गलत था, तो हमने वो करेक्ट कर लिया, 5099.39। ठीक है, और ये टोटल आ रहा है। हाँ क्या हुआ, सभी को ये आंसर आया है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था शायद, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन 4 पे जाते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में ईयर्स दिया हुआ था, अब इस क्वेश्चन में देखो सिनेरियोज दिए हुए हैं, यानी कि अगर ये सिनेरियोज होते हैं, फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस ये है, ठीक है, ये दिया हुआ है। सो इकोनॉमिक कंडीशंस दिया है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और प्राइजेस दिया है, यहाँ पर भी रिटर्न दिया हुआ नहीं है, प्राइजेस दिया है, और डिविडेंड दिया हुआ है। तो अपने क्या करेंगे, ये अपना जो है ये P0 है, और अलग अलग P1 दिया हुआ है, तो इस बार भी वैसे ही कर सकते हैं रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए।
इस बार शॉर्टकट मेथड से आते हैं और सिर्फ अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, तो बहुत सिंपल है। तो अपना अभी जो मैंने डिस्कस किया वो मेथड से जाते हैं। P1 प्लस डी करेंगे अपॉन P0 करेंगे -1 करेंगे, ठीक है, और फिर इंटू 100 करेंगे तो रिटर्न आ जाएगा ऐसे। नोट्स में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चालू है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। पहला कॉलम इकोनॉमिक कंडीशन, दूसरा कॉलम प्रोबेबिलिटी का लिख सकते हैं, P1 डी, फिर P0, और फिर मैं R लिखता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे P1 माइनस सॉरी प्लस डी अपॉन P0 -1 ऐसे करेंगे, और फिर R इंटू P कर देंगे। तो इकोनॉमिक कंडीशन में पहला कंडीशन है हाई ग्रोथ, एक्सपांशन, स्टेबल, डिक्लाइन। तो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है 0.25 0.25 0.25 और 0.25। P1 अपने को दिया हुआ है 305.50 और 285.50, 261.25, फिर से उसके बाद 243.50। डिविडेंड है हमारे पास 4, 3.25, 2.50 और फिर 2, P0 सेम रहेगा 261.25, 261.25, 261.25, 261.25, P0 सेम है। तो इस बार P1 और D को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय P0 करेंगे, फिर -1 करेंगे और इंटू 100 भी करेंगे, इंटू 100। तो अपना जो आंसर आ रहा है फर्स्ट वाला वो 18.47% है। 10.53% करेक्ट। दूसरा ओके 96%, 0.96 लेता हूँ, 2 डिजिट। नेक्स्ट वाला हाँ -6.03%। अब इसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18.47, 18.47 इंटू 0.25 तो 4.62 आ रहा होगा, बराबर है ना? 4.62 ना, हाँ 2.63, ये 0.24 और ये -1.51 और इसका टोटल ले लेंगे। इसको बोलते हैं समेशन P इंटू आर, यही तुम्हारा एक्सपेक्टेड आर है रिटर्न, यही तुम्हारा एक्सपेक्टेड आर है रिटर्न। तो ये कितना आ रहा है टोटल 5.98 आ रहा होगा, है ना? तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू 5.98%।
क्वेश्चन में क्या पूछा था? एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा था और स्टैंडर्ड डिविएशन भी पूछा है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए वापस एक टेबल बनाते हैं। हो गया है ना सबका कॉपी? ये कर लिया है ना? तो स्टैंडर्ड डिविएशन की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमें पता है इस बार फॉर्मूला क्या रहेगा, आर माइनस आर बार द होल स्क्वायर इंटू पी करेंगे और उसका समेशन लेके फिर रूट। तो पहला कॉलम इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न परसेंटेज में, फिर आर माइनस आर बार द होल स्क्वायर इंटू पी। डायरेक्ट कर रहा हूँ। इकोनॉमिक कंडीशन में पहले हाई ग्रोथ है, एक्सपांशन है, स्टेबल और फिर डिक्लाइन लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी अपने को दिया है 0.25, 0.25, 0.25, 0.25। रिटर्न आया था 18.47, 10.53, 0.96, -6.03। अपना आर बार था, एक बार लिख लेंगे 5.98%। तो इस बार 18.47 -5.98 जो आएगा उसको इंटू इक्वल्स टू और फिर मल्टीप्लाइड बाय 0.25। स्टेप्स लिख रहा हूँ। 18.47 लेंगे कैलसी पे, -5.98 करेंगे, इंटू इक्वल्स टू करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू 0.25 प्रोबेबिलिटी किया तो आंसर आएगा 39। 10.53 -5.98 इंटू इक्वल्स टू फिर मल्टीप्लाई बाय 0.25। कौन सा वाला? चेक कर लो, मुझे तो यही आ रहा है। 39,000 ऐसे कुछ तो आ रहा है, 39 ले लेंगे। फिर उसके बाद 5.18, उसके बाद वाला 6.30, 36.06। ये हो गया समेशन आर माइनस आर बार द होल स्क्वायर इंटू पी, 86.54 आ रहा है। ये अपना वेरिएंस है, कभी अगर वेरिएंस पूछ लेंगे तो ये अपना वेरिएंस होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाले सम में ये वेरिएंस होता है और इसका रूट निकालते हैं, रूट ऑफ 86.54, तो उसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, राइट। तो 9.3% आ रहा है, 9.3 आ रहा है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं एक बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ मैं, कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। नवंबर 2005 का है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मार्केट कंडीशन दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, मार्केट प्राइस एंड मार्केट कंडीशन आफ्टर 1 ईयर। तो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है वो दिया है। तो मार्केट प्राइस, प्रोबेबिलिटी है, मार्केट प्राइस है, डिविडेंड पर शेयर है। एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज ₹106, यानी कि अभी का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 106 है। विच इज 10% बोनस कम, विच इज कम 10% बोनस डिबेंचर ऑफ 6 पर शेयर। Messrs X Finance Company Limited has offered the buyback of the face value. Find out the expected return and variability of returns. Expected return समझा, वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स वो पूछा है, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन अपने को पूछा है, ऐसा है सब, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या मतलब है वो जो लाइन दिया है उसका? जो दिया है ना 5 में, उसका मतलब एग्जिस्टिंग जो मार्केट प्राइस है उसका वो 106 है, विच इज कम 10% बोनस डिबेंचर, मतलब उसमें बोनस इंक्लूडेड है डिबेंचर। अपने तो इक्विटी का वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो वो 106 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा, तो 100 आ जाएगा। मतलब मार्केट प्राइस जो अपने को लेना है P0, वो 106 नहीं लेंगे, वो 106 में 100 लेंगे, यानी कि 106 में वो ₹6 इंक्लूडेड है जो कि बोनस डिबेंचर है, ठीक है। तो ये एक ट्विस्ट था क्वेश्चन में, और अपने को बाकी तो नॉर्मल है, ठीक है। तो फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो ऊपर डेटा सब दिया हुआ है, क्वेश्चन हैंडी रखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न फर्स्ट। इकोनॉमिक कंडीशन, बराबर है। और फिर प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, P1 लिख सकते हैं, डिविडेंड लिख सकते हैं, P0 लिख सकते हैं, फिर रिटर्न लिखेंगे P1 प्लस डी अपॉन P0 माइनस 1 इंटू 100, और फिर R इंटू पी करेंगे, है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन गुड, नॉर्मल, फिर बैड, प्रोबेबिलिटी दिया है 0.25, 0.50, 0.25, 115, 107 और 97। डिविडेंड दिया है 9, 5 और फिर 3। ऑब्वियसली याद रखेंगे P0 106 माइनस 100 है, सॉरी 106 माइनस 100 है, 6 है, तो 100 आएगा। 106 माइनस 6 100 आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा। P1 प्लस डी करेंगे डिवाइड बाई P0 माइनस 1 इंटू 100, बहुत सारा काम कम हो गया, 24% आ रहा है। ट्वेल्व परसेंट आ रहा है नेक्स्ट वाला। ये 0% आ रहा है। हाँ क्या हुआ, बराबर है ना सब, कुछ प्रॉब्लम है?
तो 24% को इंटू 0.24 करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर से 6 आएगा, 12 इंटू 0.5 और ये 0 हो जाएगा। इसका जो टोटल है ये आपका एक्सपेक्टेड आर है, दैट इज 12%। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोबेबिलिटी लेंगे, आर लेंगे परसेंटेज में, आर माइनस आर बार द होल स्क्वायर इंटू पी करेंगे, गुड, नॉर्मल, बैड, 0.25, 0.50, 0.25, यहाँ 24, 12 और 0। अपने आर बार था 12%, 24 माइनस 12 आएगा उसका स्क्वायर इंटू इक्वल्स टू 144 इंटू 0.25, 36 आएगा। 12 माइनस 12 0, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। 0 माइनस 12, इधर ध्यान रखेंगे, 0 माइनस 12 होगा माइनस 12 उसका स्क्वायर 144 इंटू 0.25, तो 36 आएगा। आराम से करते हैं, 0 माइनस 12 का स्क्वायर इंटू 0.25, 36 आएगा। ये टोटल को बोलेंगे 72। ये आपका वेरिएंस है, समेशन ऑफ आर माइनस आर बार स्क्वायर इंटू पी है ये वेरिएंस हो गया हमारा। बार बार ऐसे लिखते रहेंगे तो याद रहेगा, एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं। ये वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए रूट निकालेंगे वेरिएंस का, तो दैट इज रूट ऑफ 72। तो रूट ऑफ 72 आ रहा है, बोलो 8.49%, बराबर है। तो यहाँ पे अपना सम खत्म हो गया, सभी का हो गया ना। तो हाँ, तो एक काम करते हैं, सुनो, अभी कुछ स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूजन होता है, मैं थोड़ा अभी जानबूझ के क्वेश्चंस को कंपेयर कर रहा हूँ ताकि है ना अपने को समझ में आए। क्वेश्चंस को कंपेयर कर लेते ताकि अपने को समझ में आए कि कब क्या है करके। ये जो क्वेश्चन था ना प्रोबेबिलिटी वाला, इसमें देखो हमेशा P0 सेम है, यानी कि ये एक ऐसा सिचुएशन है कि या तो फिर गुड होगा, या तो फिर नॉर्मल होगा, या तो फिर बैड होगा। तो P0 सेम है। जब ईयर्स होते हैं ना, ईयर्स और प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, तो प्रीवियस ईयर बेस बनता है। मतलब एक सम किया था ना अपने 2002 2003 वाला, वहां पे प्रीवियस ईयर बेस बन रहा था। आप देख लो, ये प्रोबेबिलिटी वाला सम था, P0 हमेशा सेम है, देखो सेम है, बराबर ना। ये सब अपने को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ ये वाला सम है, इसमें क्या हो गया, देखो प्रीवियस ईयर का बेस बन गया, प्रीवियस ईयर का, ये देखो प्रीवियस ईयर का बेस बन गया, प्रीवियस ईयर का बेस बन गया, चेक करो, है कि नहीं। यानी प्रीवियस ईयर का, जहाँ पे ईयर्स दिया है, तो ये कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। ये जस्ट ऐसे मैंने बताया था कि क्वेश्चंस अपने को समझ में कैसे सॉल्व करना है। आगे आगे जैसे कैलकुलेशंस करते जाते हैं ना, तो बहुत लोगों को ये सब डाउट्स आते रहता है कि सर ये ऐसा क्यों, यहाँ पे तो सेम लिया, वहां पे नहीं लिया। तो मैंने अभी क्लियर कर दिया वो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि अलग अलग सिचुएशंस है, या तो फिर ये होगा या तो फिर ये होगा। तो 100 से या तो फिर वो 115 पे जंप करेगा, ऐसा इसका मतलब है। 100 से या तो फिर वो 107 पे जंप करेगा, 100 से या तो फिर वो 97 पे आएगा अगर सिचुएशन बैड है तो ऐसा उसका मतलब है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए अपने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ये भी एग्जाम क्वेश्चन है। स्टॉक कॉस्टिंग 120 पेज नो डिविडेंड, यानी कि इसमें डिविडेंड नहीं है, ठीक है। तो द पॉसिबल प्राइजेस दैट स्टॉक माइट सेल फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर, माइट सेल, देखो फ्यूचरिस्टिक डेटा है,
बेच सकते हैं इतने पे, मतलब 120 से या तो फिर 115 जाएगा, या तो फिर 120 जाएगा, या तो फिर 125 जाएगा, या तो फिर 130 जाएगा, ऐसा है। ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, बराबर ना। क्या पूछा है देखते हैं। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रिटर्न। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर से सिंपल है क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी दिया है, रिटर्न दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे पी और आर को तो आर बार आ जाएगा। फिर से वही चीज, चलो स्टार्ट करो, आप लोग खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो। तो बराबर है। ओके, मुझे जरा टोटल दे दो आर इंटू पी का। ओके, 7.90, 7.083 आ रहा है, चेक करो।
इसका टोटल देखो कितना आ रहा है, बताओ। 34.90 है क्या? ओके, 34.90 ये करेक्ट है, 91 मतलब नजदीक। इसका रूट ले लेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन का। इसका रूट लेंगे तो अपने को आ रहा है 5.91% अप्रॉक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। You are considering purchasing the equity stock of A Limited. The current price per share is 10. अभी का प्राइस दिया है। You expect a dividend year hence to be ₹1. You expect the price per share of A Limited a year hence. आज से एक साल बाद क्या क्या प्राइजेस हो सकते हैं वो दिया है, ठीक है। प्रीवियस प्राइस दिया था, मतलब करंट प्राइस 10 है, उससे ये हो सकता है प्राइजेस। और फिर प्रोबेबिलिटी दिया है और एक्सपेक्टेड प्राइस पूछा है, बराबर है। व्हाट, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस पर शेयर अ ईयर हेंस। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 ईयर रिटर्न, ऐसा पूछा है, ठीक है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ स्टॉक ए लिमिटेड, ठीक है। तो ऐसे सवाल 1990 में पूछते थे, आजकल बंद कर दिया है ये सब सवाल पूछना, कर लेते फिर भी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके लिए बोला मैं 1990 में पूछते थे। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा है, तो सबसे पहला जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, बात को समझो, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस, बात को समझो, रिटर्न नहीं बोला है, एक्सपेक्टेड प्राइस बोला, एक्सपेक्टेड प्राइस। तो एक चीज याद रखो, एक्सपेक्टेड प्राइस कैसे निकालते, किसी का भी एक्सपेक्टेड निकालना होगा ना, एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना तो प्राइस को मल्टीप्लाई करो उसके प्रोबेबिलिटी के साथ। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था तो रिटर्न को मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी के साथ, आप समझ रहे हो। किसी का भी एक्सपेक्टेड निकालना है तो उसके रिस्पेक्टिव चीज के साथ मल्टीप्लाई करो, बस, बहुत सिंपल है। तो ये कर सकते हैं अपने, है ना। देखो, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस, इसलिए बोला मैं, बहुत पहले पूछते थे ऐसे सवाल। तो पहला पार्ट एक्सपेक्टेड प्राइस, प्राइस कितना है 10, 11, 12, प्रोबेबिलिटी है 0.4, 0.4, 0.2। एक्सपेक्टेड प्राइस पूछा है, किसी का भी एक्सपेक्टेड, ऐसे फॉर्मूलाज को याद रखने का, किसी का भी एक्सपेक्टेड पूछा है तो उसको उठाओ प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, 4, 4.4, 2.4 और टोटल कर दो। $10.8। सो देयरफॉर एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो रुपीज 10.8 है, ये प्राइस हो सकता है एक साल के बाद। सिंपल सम था। सेकेंड क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ 1 ईयर रिटर्न, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रिटर्न निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, रिटर्न निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, बस, उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, T1 प्राइस है, T0 है हमारे पास, पहले D लिख लेता हूँ, सेम फॉर्मेट में जाते हैं। उसके बाद P0, उसके बाद R, R कैसे आएगा P1
प्लस डी, इस बार डी है, अपॉन P0 -1 इंटू 100 R आ जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर R इंटू पी, और फिर लास्ट कॉलम R माइनस आर बार द स्क्वायर इंटू पी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है तो साथ में कर ले रहा हूँ। प्राइजेस है 10, 11, 12, डिविडेंड 1 का दिया है तो 111 लिख के लेंगे। प्राइस दिया है 10, 10, 10, 10 प्लस 1 11, 11 डिवाइड बाई 10 0.1, 1.1 सॉरी, -1 इज 0.1 इंटू 100, तो आंसर आएगा 10%। कर लो, यहाँ 20% आ रहा होगा, यहाँ 30% आ रहा होगा, चेक कर लो। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर फास्ट जा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके अपने आप करो और फिर लास्ट में आंसर चेक कर लो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। फोर आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा। कैलकुलेशंस काफ़ी फास्ट ही है। ओके, तो इसका आंसर कोई तो बता रहा है 56 है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा √56, तो दैट इज 7.48%, बराबर ना। एक बार कुछ चीज देख लेते हैं अपने इसमें थियरी नोट्स में। पैरा 19 है जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब बात को समझो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब क्या। तो बहुत सिंपल, अगर फॉर्मूला वाइज पूछोगे ना, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन, बराबर ना, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन करेंगे, एक मिनट, हाँ ठीक है, मतलब थियरी बराबर, नोट्स बराबर है। सो सीवी मतलब मैं बता रहा था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। अब क्या होता है पता है, देखो, यानी कि अगर समझो एक डेटा आपका समझो रुपीज में, मतलब मैं रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग चीज बात कर रहा हूँ। समझो कोई चीज है और किसी का आपने रुपीज के टर्म्स में स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला और रुपीज के टर्म्स में मीन निकाला, तो स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन जब करते हैं ना, ये भी रुपीज के टर्म्स में, ये भी रुपीज के टर्म्स में, तो रुपीज रुपीज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर एक डेटा आपका रुपीज के टर्म्स में और दूसरा डेटा समझो आपके केजी के टर्म्स में, एक जस्ट एग्जांपल, तो केजी केजी कैंसिल हो जाएगा। मतलब जब हम सीवी निकालेंगे तो दो डेटा अगर अलग यूनिट्स में है तो भी अपने उसको कंपेयर कर सकते हैं, ये इसके पीछे का मोटिव है। तो अपने को इतना इन डेप्थ जाने का जरूरत नहीं है। अपने को सीवी कैसे मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन
ठीक है, कभी कभी ये लोग इंटू 100 करते हैं, परसेंटेज फॉर्म में देते हैं, कभी कभी डेसिमल में लिखते हैं। सीवी यूज क्यों होता है पता है? सीवी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज होता है जनरली। किसी भी चीज का परफॉर्मेंस कितने अच्छे से परफॉर्म किया, बैट्समैन का अगर परफॉर्मेंस चेक करना है ना तो भी वो लोग सीवी निकालते हैं। लोअर इट इज बेटर इट इज। आप बात को समझो, ये देखो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मैंने क्या बोला, मीन है। तो अगर समझो किसी का 1.5 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है सीवी, यानी कि क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन, मतलब एवरेज रिटर्न के लिए इसने 1.5 का रिस्क लिया, क्योंकि ऊपर तो स्टैंडर्ड डिविएशन है और नीचे रिटर्न है। समझ रहे हो? तो जितना कम उतना अच्छा। 1 रुपया कमाने के लिए इसने 2 का रिस्क लिया, 1 का रिटर्न कमाने के लिए 2 का रिस्क लिया, तो कौन बढ़िया? ये पहला वाला बढ़िया। तो लोअर इट इज बेटर इट इज। बट एनालिसिस करते वक्त मैं अभी उस पर आऊंगा कि जनरली ऐसा बोलते हैं मैथ्स में कि ये कम रहेगा तो ज्यादा बेटर है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि हर एक का रिस्क एपेटाइट क्या है, रिस्क प्रेफरेंस क्या है, उसके ऊपर वो सिलेक्ट करेगा सिक्योरिटीज। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मैंने बात बताया। अपने नोट्स में एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे। लिखो हेडिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जिसको हम शॉर्टकट में सीवी बोलेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100 भी लिख दो, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, नोट्स में वापस जा रहा हूं मैं थियरी में। थियरी में अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पर यहीं पर कर लेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है और देखो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है। इन दी above example, by comparing the standard deviation of A and B, we can say that B is more riskier because standard deviation बड़ा है, but as expected return vary, रिटर्न तो देखो वैरी कर रहा है कि नहीं? रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, तो कौन बढ़िया? द मेजर ऑफ कोएफिशिएंट, द मेजर, बट एज द एक्सपेक्टेड रिटर्न वैरी, द मेजर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल गिव द करेक्ट रिजल्ट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, है ना, एग्जैक्टली कौन अच्छा है। अब देखो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, स्टैंडर्ड डिविएशन। ये देखो स्टैंडर्ड डिविएशन 9 है, बराबर है, स्टैंडर्ड डिविएशन 9 है, डिवाइड बाय मीन किया तो ना, स्टैंडर्ड अपॉन मीन किया तो इसका सीवी आ गया 0.7। ठीक है, कभी कभी वो परसेंटेज में 70% भी दे सकते हैं अपने एग्जाम में। 10/20 तो ये आ गया 0.5। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या लिखा एक्सप्लेनेशन। तो द इन्वेस्टमेंट बी हैज द लोअर सीवी एंड देयरफॉर लेस रिस्की, यानी कि ऐसा बोला है कि इन्वेस्टमेंट बी जो है उसका सीवी कम है एंड देयरफॉर उसका जो रिस्क है वो भी क्या है, कम है करके। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। as compared to A, it may be noted that investment is B has a higher standard deviation of 10, but still it is less risky in terms of coefficient of variation. CV जब चेक करते हैं तो मैंने बताया कि लोअर इट इज बेटर इट इज, लेकिन रिस्क ज्यादा है बी में, तो भी CV के हिसाब से बी अच्छा है। Not everyone is sold on the idea that if the two securities, one with a higher return for a higher risk and another with a lower risk corresponding to its lower return, some will prefer with one with the higher return and others will prefer one with the lower risk। यानी कि बोलने का मतलब ऐसा है कि ये सब सीवी देख के अपने एनालिसिस नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा रिस्क एपेटाइट पे। आप समझ रहे हो? यानी कि किसी भी बंदे, कोई अगर देखो किसी को ए और बी में कंपैरिजन करोगे ना, तो कोई बोलेगा जिसको रिस्क पसंद है वो क्या बोलेगा ना, मैं बी को सिलेक्ट करूंगा। जिसको रिस्क पसंद नहीं है ना वो बोलेगा मैं ए को सिलेक्ट करूंगा। आप समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने एक एग्जाम्पल, एक नोट लिख लो ना, नोटबुक में एक नोट लिख लो, विथ रेफरेंस टू पैरा, विथ, ये सेल्फ नोट है, वही नोट को मैं शॉर्ट में दे रहा हूं, विथ रेफरेंस टू पैरा
19 with reference to para 19. The security A or B will be selected depends upon the risk perception of the investor. If investor is willing to take higher risk, he will opt for security B. However, if the investor does not want to take high risk, he will opt for security A. सिक्योरिटी ए का रिस्क ज्यादा है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं वापस बता रहा हूँ। सीवी जिसका ज्यादा है उसके हिसाब से एनालिसिस नहीं होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो जिसको रिस्क पसंद है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा बी का है तो वो ऑप्ट करेगा, वही एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है। और जिसको रिस्क कम पसंद है, हु डज नॉट वांट टू टेक हाई रिस्क, ही विल ऑप्ट फॉर सिक्योरिटी ए। पैरा चेंज करो। व्हाट कंस्टिट्यूट्स एडिक्वेट रिटर्न फॉर एडिशनल रिस्क is a matter of personal preference. What constitutes adequate return for additional risk is a matter of personal preference. यही मैंने लिखवाया, देखो व्हाट कंस्टिट्यूट्स एडिक्वेट रिटर्न, मतलब अब तुम बोलोगे सर ऊपर देखो, अगर आप देखोगे ना एग्जाम्पल में तो स्टैंडर्ड डिविएशन ए का 9 था, बी का 10 था, बट रिटर्न जो ए का है वो तो 12 है और बी का 20 है, मतलब रिटर्न कंपेरेटिवली रिटर्न का डिफरेंस 8 है। मतलब 1 यूनिट अगर एक्स्ट्रा वो रिस्क लेता है, कौन, मतलब कोई भी इन्वेस्टर, मतलब वो ए के जगह पे बी को प्रेफर करता है और ज्यादा रिस्क लेता है 1 यूनिट का, तो उसका रिटर्न बढ़ जाएगा। ऐसा एनालिसिस नहीं होता, वो सारा डिपेंड करेगा इंडिविजुअल प्रेफरेंस के ऊपर, प्लीज समझो इस बात को। वो सारा चीज है ना डिपेंड करेगा इंडिविजुअल प्रेफरेंस के ऊपर, मतलब उसको लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि किसको क्या रिस्क पे कितना एडिशनल रिटर्न चाहिए, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा अपने, ऐसा है। तो पैरा, अब अपने पोर्टफोलियो पे जा रहे हैं, चीजें सेम है
अब क्या होगा, अब तक इंडिविजुअल सिक्योरिटीज था, तो अब अपने पोर्टफोलियो के बेसिस पे करेंगे, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना, तो वो सारा चीज है। ठीक है, तो पैरा 2021 पे आ जाओ, 21 पे आ जाओ। ऑब्वियसली कोई भी बंदा है वो इंडिविजुअल जो स्टॉक है उससे ज्यादा वो पोर्टफोलियो अपने पास रखेगा, यानी कि बंच ऑफ स्टॉक्स रखेगा या इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करेगा टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड मिनिमाइज द रिस्क। ठीक है ना। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालेंगे, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालते हैं। पोर्टफोलियो पहली बात क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर। ठीक है, पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो वेटेड एवरेज रिटर्न है। वो क्या है, वेटेड एवरेज रिटर्न, यानी कि आपको अलग अलग सिक्योरिटीज के रिटर्न दिए जाएंगे, उनका वेट्स दिया जाएगा, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा। आप रिटर्न्स को प्रोपोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर टोटल लोगे। ठीक है, तो यहां पर देखो ये एग्जांपल है, सिक्योरिटी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, और वेट्स दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, उतना ही है, देख लो बराबर से। ये सिक्योरिटी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 है, उसका जो वेट है वो 0.1 है। बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 है, उसका वेट है 0.2। तो हमेशा याद रखना एक चीज कि जब भी ऐसा होगा, जब भी आपको पोर्टफोलियो का कुछ भी चीज पूछते हैं ना, तो वेटेड एवरेज होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो का अगर आपको रिटर्न पूछा तो वेटेड एवरेज है, पोर्टफोलियो का आपको बीटा पूछा तो वेटेड एवरेज है। ये ध्यान में रखो। तो है ना, फॉर्मूलाज रटना नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल चीज से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा चीजें, कंटेंट समझे, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आर इंटू डब्ल्यू करेंगे, यही फिल कर देते हैं। 10 इंटू 0.1, अपने चेक करो, 10 इंटू 0.1 1 आ रहा होगा, 12 इंटू 0.2 2.4 आ रहा होगा, लिखते जाएंगे साथ साथ में। 15 इंटू 0.3 4.5 आएगा, 18 इंटू 0.2 3.6 आएगा, और 20 इंटू 0.24 आएगा। और इसका जो टोटल है, टोटल दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, उसको ऐसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, ERP, पी सब्सक्रिप्ट है नीचे है, इसका टोटल आ रहा है 15.5। चलो हो गया होगा ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, expected return of the portfolio. In a portfolio of the company, rupees 2 lakh has been invested in asset X, which has an expected return of 8.5%. ठीक है, यानी कि X में इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, 2 लाख इन्वेस्ट किया है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हम कर रहे हैं, 8.5 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न, किससे, X से। Y में 2,80,000 इन्वेस्ट किया है, जिसका रिटर्न है विच हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 10.2%, यानी कि इन्वेस्ट कितना किया है वो दिया है और उसका रिस्पेक्टिव रिटर्न दिया है, एक्स इन्वेस्टमेंट और फिर उसका रिटर्न। जेड में 3,20,000 इन्वेस्ट किया है विच हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 12%। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, तो वेटेड एवरेज है, हर एक का रिटर्न दिया है, उसका वेट्स कैलकुलेट करो और फिर वेटेड एवरेज निकालो, सम पे जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। सिक्योरिटी का नाम दिया हुआ है अपने, बराबर ना, एक्स वाई जेड, अमाउंट दिया हुआ है
2,80,000, 3,20,000। इसका वेट निकाल लेंगे। वेट कैसे निकालेंगे? इसका टोटल करेंगे पहले अमाउंट का। तो अमाउंट का टोटल आ रहा होगा, चेक करो कितना आ रहा है, 8 lakhs। गुड। तो इसका वेट 2 लाख डिवाइड बाई 8 लाख इन, तो 0.25, 2 लाख डिवाइड बाई 8 लाख, ऐसे प्रपोर्शन निकालते हैं ना। 2,80,000 डिवाइड बाई 8 lakhs, 3,20,000 डिवाइड बाई 8 lakhs। रिटर्न्स इनका दिया हुआ है 8.5% है, कॉपी कर रहा हूँ। 10.21% है, 2% है, 10.2% है। इसका 12% है। वेट इंटू आर करेंगे, वेटेड एवरेज है, और फिर टोटल ले लेंगे। 8.5 इंटू 0.25, एम प्लस यूज करेंगे। 10.2 इंटू 0.35, एम प्लस। 12 इंटू 0.4, आंसर लिखेंगे, फिर एम प्लस। बताओ जरा कितना आ रहा है? 10.495%। ये रिटर्न है। इजी था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पैरा 22 पे आ जाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क। तो कैसे करते करके, तो डाइवर्सिफिकेशन जो है दैट इन्फ्लुएंसेस द रिस्क, बराबर ना। सपोज अपने पास 1 लाख रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए, एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इट इक्वली इन 2 स्टॉक्स, दैट इज ए एंड बी, एंड वेट्स आ गया। द रिटर्न ऑन दिस स्टॉक्स डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। तो अपने को प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, रिटर्न्स ए एंड बी का आर शोन इन द टेबल। देखो प्रोबेबिलिटी मतलब स्टेट ऑफ इकोनॉमी, मतलब जैसे उधर 3 था ना, गुड, नॉर्मल और बैड, वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 अलग अलग 5 चीजें हो सकती है, और वो इक्वी प्रोबेबल है, मतलब प्रोबेबिलिटी सेम है। तो 5 चीजें अगर इक्वली प्रोबेबल है तो 0.2 0.2 0.2 0.2 होगा, 1/5 1/5 करेंगे तो 0.2 0.2 0.2 0.2 होगा। ए का रिटर्न दिया है, बी का रिटर्न दिया है, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो पूछा है। रिटर्न ऑन क्या पूछा है? पोर्टफोलियो पूछा है। कैसे करेंगे बताओ? अब कॉम्प्लिकेशंस चालू हो गया, बहुत सारे फॉर्मूलाज हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई। बताओ कैसे करेंगे? दोनों रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोबेबिलिटी, दोनों रिटर्न्स को, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो 15 इंटू -5 इंटू 0.2 ऐसे? नहीं, ऐसा तो किया ही नहीं है। यानी कि कोई तो क्या बोल रहा है, 15 इंटू 0.2 प्लस -5 इंटू 0.2 ऐसे? नहीं, देखो बात को समझो, मैंने क्या बोला, ये ना, ये अलग अलग सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन है, ऐसे समझो। ये ऊपर जो है ना, ये एक सिचुएशन है, सबको समझना पड़ेगा, ध्यान में आए, ये सिचुएशन है। और आपने क्या किया, 50%, आपने 50% जो है इधर बोला था ना इक्वली, तो वेट 50 हो गया, 50% आपने इसमें इन्वेस्ट किया, तो 50 इंटू 15 वो उसका रिटर्न आ जाएगा एक्सपेक्टेड, बराबर ना। पोर्टफोलियो रिटर्न वेटेड एवरेज है ना, पोर्टफोलियो का रिटर्न है ना। और ये -5 इंटू 0.5, तो इसका रिटर्न, इसका जो टोटल है दैट इज पोर्टफोलियो रिटर्न। समझ में आ रहा है? रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आया ध्यान में?
तो ऐसा है, तो करेंगे चलो साथ में। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा 0.5 इंटू रिटर्न ऑन ए प्लस 0.5 इंटू रिटर्न ऑन बी, ताकि हम रेफर कर पाए। ठीक है, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो हुआ है तो आंसर बताओ ना जरा। बराबर है, क्रॉस चेक कर लो। एक्सपेक्टेड स्टॉक, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक ए और स्टॉक बी, ऐसा पूछा। ये थोड़ा सा इधर करेक्शन है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ है ना, इधर ऐसे एक लाइन कर लेंगे। ठीक है, ये स्टॉक ए है, ये स्टॉक बी है, और ये पोर्टफोलियो को यहाँ लिखेंगे, पोर्टफोलियो। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक ए, बोलो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं? नहीं, रिटर्न इनटू वेट नहीं। इन्वेस्टमेंट इनटू रिटर्न ऑन स्टॉक। नहीं, जो रेट निकला है ना 15 माइनस 0.5। हाँ तो रिटर्न है। अरे बाकी सब चीज छोड़ो, देखो कंफ्यूजन चालू हो गया। एक अरे इन्वेस्टमेंट्स का क्या जरूरत है, इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न थोड़ी ना होता था, अपने इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी ना लेते थे, प्रोबेबिलिटी होता था, रिटर्न होता था। याद है क्या प्रीवियस क्वेश्चन? तो रिटर्न ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड मैंने क्या बोला, एक्सपेक्टेड मतलब रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, है ना? हाँ, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी। तो रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर ए इंटू प्रोबेबिलिटी। तो 15 इंटू 0.23 माइनस 5 इंटू 0.2 -1, 25 इंटू, सॉरी 5 इंटू 0.2 1, 35 इंटू 0.2 7, 25 इंटू 0.2 5, और फिर टोटल करेंगे तो 15% आ जाएगा। दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए। वैसे ही बी का करेंगे, आर बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, आर बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। चेक करो आंसर।
पोर्टफोलियो का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न, किसी का भी एक्सपेक्टेड पूछा तो क्या करेंगे, जो रिटर्न है पोर्टफोलियो का मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, हमेशा याद रखेंगे। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न है हमारे पास, हमने निकाला था 5, ये है ना, ये कॉलम, ये कॉलम, ये वाला कॉलम है, तो उसको मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी के साथ, आंसर्स आ जाएंगे। बराबर है ना। और ये टोटल 15% आ रहा है, 15% आ रहा है पोर्टफोलियो का रिटर्न भी। इजी है, समझ में आ रहा है। स्टॉक का रिटर्न है और एक्सपेक्टेड पूछा तो प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, किसका भी एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा तो प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो था, एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं था, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो था, तो वेटेड एवरेज, पोर्टफोलियो का रिटर्न वेटेड एवरेज। ये देखो एक बात बताता हूँ क्या हो रहा है पता है। अब देखो अगर ये पोर्टफोलियो का रिटर्न ना, पोर्टफोलियो का रिटर्न ये 15% आ रहा है, इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे पता है, सिंपल सा चीज है। मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, मैंने ऐसे बोला था कि पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होता है वो वेटेड एवरेज होता है, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न जो पोर्टफोलियो का निकालते हैं तो वेटेड एवरेज होता है। तो वेट्स अपने को पता है कि 50-50% है ना। तो इसका मतलब अगर ए का रिटर्न मुझे मालूम है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो वेट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑफ बी इज इक्वल्स टू, फिर से 15 ही आएगा, मतलब ये क्रॉस वेरीफाई हो गया, समझे। सेम चीज है। देखो अगर आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न दिया है, आपके पास प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाई करो टोटल करो। अगर पोर्टफोलियो के जो अंदर के सिक्योरिटीज है उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न है और उनका वेट्स है तो मल्टीप्लाई करो टोटल करो, आंसर आ जाएगा, समझे ना। दोनों तरीके से जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेजर कंफ्यूजन इसलिए होता है ना बिकॉज बहुत सारे तरीके से सम्स को कर सकते हैं, तो अपने जितना करेंगे ना, जितना ग्रिप आएगा, प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे को जो समझाना है, मैं क्यों सम कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आपको ध्यान में आएगा, मैं एग्जाम्पल क्यों कर रहा हूँ करके। अब प्रोबेबिलिटी दिया है, रिटर्न ऑफ स्टॉक दिया है, रिटर्न ऑफ बी दिया है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो हमने कॉपी कर लिया ऊपर से। ठीक है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं समझो। अब ये क्या कर रहे हैं, ऊपर बोल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमें मालूम है यहाँ पर आर ए माइनस आर ए बार करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी करेंगे, याद है ना। वैसे यहाँ पर आर बी माइनस आर बी बार करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी करेंगे, बराबर। और उसी तरीके से पोर्टफोलियो का कैसे निकालेंगे, आरपी माइनस आरपी बार एक्सपेक्टेड रिटर्न जो था उसका स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो एक एक वाला पहला वाला मैं बता देता हूँ। आर ए जो है हमारा 15 था, तो 15 माइनस 15 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0, 0 इंटू 0.2 इज 0, तो पहला वाला 0 आ गया। -5 माइनस 15 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.2, आंसर बताएंगे कितना आ रहा है। -5 माइनस 15 यानी 20, 20 का स्क्वायर 400, 80, अच्छा हाँ 400 का 20% इज 80, बराबर है। इधर भी 80 आ रहा होगा। 35 माइनस 15 इज 20, 20 का स्क्वायर इज 400, इधर भी 80 आ रहा है क्या। 35 माइनस 15 इज 20,
5 माइनस 15 इज 10, अरे सॉरी इधर गड़बड़ है, 10 है, 10 का स्क्वायर इज 100, 100 इंटू 0.2 इज 20, चेक कर लो, मैं ओरली कर रहा हूँ। 25 माइनस 15 इज 100, 10, 10 का स्क्वायर इज 100, 100 इंटू 0.2 इज 20, एम आई राइट? टोटल वुड बी 200। वैसे ही दूसरा वाला ये कॉलम, -5 -15, इस बार बी का भी रिटर्न 15 ही था, तो -20, उसका स्क्वायर 400, ओके। 400 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ रहा होगा। जीरो, 20, 20, 80, इसका भी टोटल 200 आ रहा है। ये सब वेरिएंसेस है, जो भी आ रहा है वो वेरिएंसेस है। जानबूझ के सम को मैंने ऐसे फ्रेम किया कि कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। फिफ्टीन माइनस 15 इज 0, 20 है तो 20 माइनस 15 इज 5, 20 माइनस 15 इज 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 0.2, 5, ये 30 है तो 30 माइनस 15 इज 15, 15 का स्क्वायर इज 225, 225 मतलब 225 इंटू 0.2, 22.5, 45, तो इसका टोटल आ रहा है 90। अब इसका रूट निकालेंगे, रूट ऑफ द वेरिएंसेस, तो 200 का रूट आ रहा है 14.14, ये भी आएगा 14.14, और ये आ रहा है 9.49। ये सम करने का मेन मोटो क्या है पता है? हो गया ना सबका कॉपी? ये सम करने का मेन मोटो समझो, देखो आप अगर इंडिविजुअली पूरा का पूरा ए में अगर इन्वेस्ट करते थे ना, ए में, तो आपका रिस्क ये था 14.14, है ना? अगर आप इंडिविजुअली बी में इन्वेस्ट करते थे तो आपका जो रिस्क था वो ये था 14.14। सर आपने फिगर्स ऐसा लिया, बॉस फिगर्स की वजह से नहीं है, ये अदरवाइज भी होता था, ठीक है? और अगर आपने दोनों में इन्वेस्ट किया तो आपका रिस्क देखो कम हो गया, समझे? मतलब सेम रिटर्न कमा रहे 15%, बट रिस्क कम हो गया। तो इसका मतलब एक चीज तो पक्का हो गया अपनी एग्जाम्पल से कि डाइवर्सिफाई करने से रिस्क अपना कम होता है। तो अभी और एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे ऐसा पूछोगे सर तो डाइवर्सिफाई करेंगे कैसे, कौन से स्टॉक्स को चूज करेंगे? तो उसके पहले एक मैथमेटिकल एक चीज है, उसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है? तो एक कैलकुलेशन था जो अपने फाउंडेशन लेवल पे भी कर चुके हैं। तो ये देखो, इसका मैंने दिया ना, हाँ स्टैंडर्ड डिविएशन सब राइट था ना सभी का? ये जो प्रीवियस था वो तो राइट आया था ना, यही जो मैंने लिखा बराबर है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये समझ लो जरा। कैसे निकालना है वो आगे की बात है, पहले इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं। कोरिलेशन जो है, कोएफिशिएंट जो है, वो अपना हमेशा
-1 से +1 के बीच में रहेगा। यानी कि दो चीज के बीच का रिलेशन कैसा है, दो चीज के बीच का रिलेशन कैसा है। ठीक है, जैसे इधर -1 है, इसका मतलब क्या, -1 का मतलब परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड, यानी कि दो लोग हैं जिनको आपस में एक दूसरे को देखे ना तो जमता ही नहीं, दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे रहता है ना, अरे उसको देखा तो दिमाग खराब हो गया यार, मतलब रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है, परफेक्टली नेगेटिव है, मतलब एक ने हाँ बोला ना तो दूसरा ना बोलेगा। तो स्टॉक्स के बीच में भी ऐसा रिलेशन होता है, एक ऊपर जाता है ना तो दूसरा नीचे आता है, तो क्या हो जाता है, मतलब मार्केट के साथ ऐसा समझो रिलेशन है, आपने आर निकाला, बराबर ना, तो ऐसा होता है बहुत बार कि आप को रिलेशन निकाल रहे हो तो आपस में रिलेशन कैसा नेगेटिव है, एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे आता है। और परफेक्टली कोरिलेशन मतलब क्या, दोनों की दोस्ती बहुत तगड़ी है, दोनों एक साथ क्लास बंक करते हैं, दोनों एक साथ बॉयफ्रेंड को टाइम देते हैं, दोनों एक साथ घूमते हैं, समझ में आया? मतलब ये मैं याद रखने के लिए ये सब चीज यूज कर रहा हूँ तो अपने याद हो जाएगा। तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, दोनों झूठ भी सेम बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं, समझा ना, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक गिरता है तो दूसरा भी गिरता है। तो एक चीज समझने वाली है, अगर दो चीज के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, एकदम परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, R+1 है, और अगर आप उसको इंक्लूड करते हो ना तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, आप डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बात को समझो, अगर जिसका कोरिलेशन परफेक्टली है ना तो एक चीज अगर बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन गिरा तो दूसरा भी गिरेगा, अपने को तो संभलने वाला चाहिए, संभालने वाला चाहिए, बात को समझो, संभालने वाला चाहिए। ठीक है, तो ये तो संभाल ही नहीं पाएगा, ध्यान में आया ना। और जीरो का मतलब जिसके बीच में कोई कोरिलेशन है ही नहीं, बराबर ना। अगर मैं ऐसा पूछता हूँ ना सर, आर अगर समझो किसी के बीच में 0.7 है, 0.7 है, सर इसका मतलब क्या है, यानी कि दोनों के बीच में पॉजिटिव है और थोड़ा स्ट्रांगली पॉजिटिव कोरिलेशन है, दोस्ती अच्छी है, पॉजिटिव है, लेकिन एकदम तगड़ी वाली नहीं है, +1 वाली नहीं है, और इसका कोई मतलब नहीं है। 0.7 का मतलब ऐसा नहीं है 70% दोस्ती अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज समझो, ये सब गलत इंटरप्रिटेशन है। सिर्फ 0.7 क्या बताता है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है क्योंकि +0.7 है, और स्ट्रांग है, रिलेशन 1 के बहुत नजदीक है। अगर -0.7 बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है, मैं तो ऐसे रैंडम फिगर्स ले रहा हूँ, 0.7 0.7 0.8 भी बोल सकता है, मतलब क्या, हाँ नेगेटिव तो है और उसमें भी स्ट्रांग है, ऐसे, ठीक है। और अगर समझो मैं बोलता हूँ -0.1 तो एक चीज तो पक्का है, अरे नेगेटिव है बट लो है, लो नेगेटिव लो है कोरिलेशन, दुश्मनी है बट उतनी अच्छी दुश्मनी नहीं है, दिमाग खराब होने वाला दुश्मनी नहीं है कि नहीं, ऐसा, ठीक है। दोस्ती है, +0.2 है, दोस्ती है बट 1 के करीब नहीं है, 1 के करीब नहीं है, अच्छी तगड़ी वाली दोस्ती नहीं है, ठीक है, मिले तो हाई बाय, दिमाग खराब नहीं होता है, ठीक है, ऐसा। चलो, तो कोरिलेशन, तो यहाँ पे क्या लिखा है जरा पढ़ लेते हैं। तो इट मेजर्स द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चीज के बीच का रिलेशन कैसा है वो चीज बताता है, दो चीज के बीच में रिलेशन कैसा है वो बताता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, समझे। इट मेजर्स नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो द डायरेक्शन, जब जब मैंने बोला तो आपको प्लस माइनस का साइन में बता रहा था, बराबर ना, और आपको मैं बोल रहा था 0.7 0.8, मतलब मैग्नीट्यूड तो बताता है, प्लस आपको डायरेक्शन भी बताता है कि प्लस है कि माइनस है। इट लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ये भी मैंने कवर कर लिया, इट लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ये भी मैंने कवर कर लिया। द एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द वन इज अ कॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अदर। अब इसका मतलब क्या है, सुनो, ऐसा समझो कोई भी दो चीज को आपने लिया ना और उसका कोरिलेशन आ गया, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में कोरिलेशन होना ही चाहिए, वो गलती से भी हो सकता है, आपने नंबर ऐसे लिए होंगे जिसके वजह से हो गया, स्टैटिस्टिकल एरर है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, वो ऐसे ही जस्ट एक नॉलेज पर्पस के लिए बता रहे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब आर किस में है सर, परसेंटेज में क्या, केजी में क्या, नहीं, आर सिर्फ आर है, 0.7 है मतलब 0.7 ही है, क्योंकि देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जितने भी कोएफिशिएंट होते हैं ना उसका कभी यूनिट्स नहीं होता, बात को समझो,
कोएफिशिएंट निकालते इसके लिए, मैथ्स में कोएफिशिएंट निकालते इसके लिए ताकि यूनिट्स फ्री हो जाए, वरना स्टैंडर्ड डिविएशन था ही ना यूनिट्स में, परसेंटेज में था, मीन तो था ही ना परसेंटेज में। तो अपने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला ताकि परसेंटेज परसेंटेज कट जाए। वैसे यहाँ पे भी ये यूनिट्स फ्री होना चाहिए, ठीक है। आर इज 0 मतलब उसके बीच में कोरिलेशन नहीं है, आर इज +1 तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, आर इज -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। इट इज ऑल्सो मेजर ऑफ कोवेरियंस बिटवीन द टू सीरीज। कोवेरियंस को समझते हैं, कैलकुलेशन आगे की बात है, कोवेरियंस को समझते हैं। कोवेरियंस मतलब क्या होता है पता है? कोवेरियंस का मतलब होता है कि दो चीज के बीच का मूवमेंट को वो चेक करता है। जैसे अगर मैं ऐसा आपको बोलूं ना, आर का जो साइन है ना, साइन प्लस या माइनस, वो मूवमेंट बताता है, डायरेक्शन बताता है, बराबर ना। तो वो जो प्लस या माइनस जो आता है ना, वो कोवेरियंस से आता है। वो कहां से आता है? कोवेरियंस से। मतलब पहले अपने कोवेरियंस निकालते हैं फिर आर निकालते हैं, ऐसा समझो, ठीक है। तो फॉर्मूला के लिए जगह दिया हुआ है, बराबर ना। अपने फॉर्मूलाज मेरे साथ लिख लेंगे। ये आर के लिए फॉर्मूला, आर के लिए तो एक फॉर्मूला आर के लिए समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, क्योंकि दो चीज है, अपॉन अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार द स्क्वायर इंटू समेशन y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। लिख लो। इसका जो ग्रीक लेटर है ना, इसका ग्रीक लेटर वो कुछ ऐसा है, देखता हूं मैं बनाने जमता है क्या। ऐसा है, ऐसा पी के टाइप में, पी नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा सा ऐसा है, मतलब ऐसा ऐसा कहीं पे ऐसा। इसको है ना रो बोलते हैं, रो, ग्रीक लेटर रो बोलते हैं, रो। ऐसे जस्ट नॉलेज के लिए बताया, रो बोलते हैं, आर भी बोलते हैं, रो भी बोलते हैं, आर एच ओ रो। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। हाँ क्या बोल रहे हो? फॉर्मूला का लॉजिक देखो, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, मतलब आपने दो डिविएशंस लिए और आपने उनको मल्टीप्लाई किया, मतलब उनका को मूवमेंट आ गया। क्या आ गया? को मूवमेंट। समझे ना बात को? समझो, को मूवमेंट आ गया, मतलब ये x माइनस एक्स बार मतलब डिविएशन ऑफ द x, और तब y का डिविएशन क्या है, तो उनका को मूवमेंट आ गया। समझे? उसको एवरेज आउट करेंगे, इसके लिए इसको डिवाइड बाय n करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय n, एवरेज आउट। समझा? x माइनस एक्स बार किया तो डिविएशन ऑफ x आ गया, y माइनस वाई बार किया तो डिविएशन ऑफ y आ गया। दोनों का साथ में मूवमेंट कैसा है? इस बार अपने स्क्वायर नहीं किए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर नहीं किया, तो आप समझो x माइनस एक्स बार नेगेटिव भी हो सकता है और y माइनस वाई बार नेगेटिव भी हो सकता है। x माइनस एक्स बार भी नेगेटिव है, y माइनस वाई बार भी नेगेटिव है, मतलब दोनों का मूवमेंट सेम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात को समझो, बराबर ना। एक अगर नेगेटिव है और एक अगर पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, नहीं? मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। और ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वो कोवेरियंस है यार, ये जो न्यूमरेटर ना वो कोवेरियंस है। आता हूं मैं थोड़ी देर पे उस पर, ठीक है। अब क्या हो गया, बात को समझो, बात को समझो, और अगर घुसना है मैथ्स में तो बात को समझो। ये हटा दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में, तो ऊपर परसेंटेज स्क्वायर हो गया, समझो, परसेंटेज स्क्वायर हो गया। और अपने को मालूम है परसेंटेज स्क्वायर काम का नहीं है, उसको अपने को यूनिट्स फ्री बनाना है। तो अपने क्या किया मालूम है, ये मैं अपने वापस बता रहा हूँ फुल स्क्रीन पे, इसको डिवाइड बाय n करेंगे, इसको डिवाइड बाय n करेंगे तो को मूवमेंट का एवरेज निकल गया। वैसे ही है ना, वैसे ही इसको भी डिवाइड बाय n करेंगे, इसको भी डिवाइड बाय n करेंगे, मतलब ये हुआ क्या, ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में, मतलब x माइनस एक्स बार परसेंटेज में, y माइनस वाई बार परसेंटेज में, तो इधर आंसर आ गया परसेंटेज स्क्वायर में। बट अपने को करना है यूनिट्स फ्री, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर देते हैं। दो बार, मेरा बोलने का मतलब ऐसा है
ये जो है ये जो है ये अपने ये परसेंटेज में तो आंसर आ गया परसेंटेज स्क्वायर में, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब ये परसेंटेज में, ठीक है। तो अपने परसेंटेज स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट गया, समझे। ऐसे आर है ना, इसलिए आर क्या है, यूनिट्स फ्री है। तो ऊपर अपने को डायरेक्शन पता चलता है और उसको स्टैंडर्डाइज, उसको स्टैट्स में बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज करना, यानी कि उसको डिवाइड बाय उसी के यूनिट से करना। तो क्या हो गया, ऊपर परसेंटेज स्क्वायर है, नीचे ऐसा कुछ परसेंटेज लो, स्क्वायर लो कि जिसके वजह से परसेंटेज स्क्वायर कट जाएगा तो यूनिट्स फ्री हो जाएगा, ऐसा उसका लॉजिक है, ठीक है। तो अपने को फॉर्मूला से मतलब है, अपने को कहाँ डिराइव करते बैठना एग्जाम में, तो समझ लो। ये एन भी मैंने हटा दिया, एन क्या हुआ मालूम है, एन क्यों हट गया वो भी समझ लेते चाहिए। तो इधर भी डिवाइड बाय एन था, इधर भी अपॉन एन है, इधर भी अपॉन एन है ना। एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, एन स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो बाहर एक एन आ जाएगा, ऊपर भी एक एन है, नीचे भी एक एन है, तो एन एन कट गया यार। ऐसे सब वो है, तो अपने इतना नहीं जाएंगे, इतना नहीं घुसने की जरूरत है। अपने को ये फॉर्मूला है, बस इतना याद रखो। एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, वाई माइनस वाई बार करेंगे, अपॉन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके समेशन लेंगे, वाई माइनस वाई बार करके स्क्वायर करके समेशन लेंगे। ऊपर मैंने जैसा कि बताया आर का और एक फॉर्मूला, ऊपर का न्यूमरेटर ना वो कोवेरियंस है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ऐसा भी लिख लेंगे। लिख लो ये भी फॉर्मूला। तो ये भी फॉर्मूला लिख लेंगे अपने। हाँ सिंगल रूट, वो तो वैसे भी मतलब, हाँ सिंगल रूट ही है, सिंगल रूट लो अलग अलग रूट लो, क्या फर्क पड़ता है। मल्टीप्लीकेशन ना बीच में, प्लस थोड़ी है, सिंगल रूट ही है, एक सिंगल रूट है। आगे बढ़ते हैं। कोवेरियंस जो है ना वो आपको डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन। कोवेरियंस क्या बताता है, डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि वो आर को जो प्लस या माइनस आता है ना वो कोवेरियंस से आता है, ठीक है। ये अपने मैं जब सम्स करूंगा ना तो इसको मैं फिर से एक बार रिलेट कर लूंगा। पढ़ लेते एक बार क्या क्या दिया है। इट इज कोवेरियंस मतलब को मूवमेंट, देखो वेरियंस मतलब क्या, मूवमेंट, वैरी करना, मूवमेंट, और कोवेरियंस मतलब को मूवमेंट। इट इज ऑल्सो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल इन रिलेशन टू अदर, एक का दूसरे के साथ। इट मेजर्स द जॉइंट वेरिएशन, इट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, मतलब क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई और कोरिलेशन। ये ऐसा क्यों बोल रहे मालूम है, ये देखो, ये आर है, ये स्टैंडर्ड ऑफ एक्स है, और ये स्टैंडर्ड ऑफ वाई है। तो अगर मेरे को कोवेरियंस का फॉर्मूला निकालना है एक्स कॉमा वाई, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, आर इंटू स्टैंडर्ड ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड ऑफ वाई, नहीं क्या कर सकते अपने ऐसे। हाँ, तो वही वो लोग बोल रहे हैं कि ये तीन चीज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इट इज एन एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट मेजर मतलब वो परसेंटेज स्क्वायर में रहेगा, ठीक है, ऐसा। और इसका आंसर ना कितना भी बड़ा आ सकता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है, कितना भी बढ़ा सकता है। इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिविएशन ऑफ द एक्स माइनस, मतलब अरिथमेटिक मीन, देखो ना, अरिथमेटिक मीन मतलब ऑफ द डिविएशन, किसका अरिथमेटिक मीन, डिविएशन का, एक्स माइनस एक्स बार, बराबर ना, y माइनस वाई बार, ये डिविएशन हो गया, इसका अरिथमेटिक मीन मतलब इसका टोटल डिवाइड बाय n, इसका टोटल x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, दोनों का डिविएशन, उसका टोटल, और फिर डिवाइड बाय n, मतलब वो अरिथमेटिक मीन है किसका, डिविएशंस का, ऐसा। आगे, इट इज वन ऑफ द कंसेप्ट्स इन कोरिलेशन, बराबर ना, कोरिलेशन एक ब्रॉडर कंसेप्ट है और कोवेरियंस नैरोअर कंसेप्ट है, मतलब कोवेरियंस निकालेंगे फिर आर निकाल सकते हैं, ऐसा है। वेरियंस इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेरियंस, ये क्या बोल रहे हैं, एक चीज याद रखो, मेरा एक्स है, बात को समझो एक बार, बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गया था, सीएफए में भी आया था, सीए में भी आया था, और लोगों को समझ में नहीं आया था। वो लोग ने ना एक मैट्रिक्स फॉर्म करके क्वेश्चन दे दिया था, यानी कैसा दिया था मालूम है, वेरियंस ऑफ ए दिया था
और यहाँ पे वेरिएंस ऑफ ए दे दिया था, और यहाँ पे ऐसे दे दिया था ए बी, और यहाँ पर भी बी, यानी कि ऐसा वेरिएंस ऑफ ए वेरिएंस ऑफ बी, ऐसा ऐसा करके कुछ दिया था। तो ए का ए के साथ है ना, ए का ए के साथ, ये ए का ए के साथ ये स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, मतलब वेरिएंस हो गया। समझो बात को। ये ना टेबल अगर लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे रैंडमली फिगर लिख रहा हूँ, ये 100, ये 50, ये 50, ये 250 पकड़ो, मतलब बात को समझो। और वो लोग ने बोला ये वेरिएंसेस है, ये क्या है, वेरिएंसेस है। तो वेरिएंस ए का ए के साथ मतलब वेरिएंस है वो, और उसका जब अपने रूट निकालेंगे ना तो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। बी का बी के साथ, बी का बी के साथ वेरिएंस है। स्टूडेंट को पोर्टफोलियो का कुछ चीज पूछा हुआ था और उसको उस फॉर्मूला में मालूम था कि कोवेरिएंस चाहिए होता है, बट उसको ये नहीं पता था कि ये जो है ना ए का बी के साथ ये कोवेरिएंस है। ये देखो यहां पर भी आप देखोगे तो सेम है, मतलब कोवेरिएंस ऑफ ए कॉमा बी। बात को समझो, आई होप ये क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, बराबर ना। मतलब ए का ए के साथ, ए का ए के साथ कोवेरिएंस कुछ नहीं है, वेरिएंस है, और बी का बी के साथ कोवेरिएंस मतलब वेरिएंस है। समझे, ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म में दे दिया क्वेश्चन, स्टूडेंट फंस गया जिसने नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएंस स्पेशल केस है किसका, कोवेरिएंस ऑफ कोवेरिएंस, ठीक है। इफ वेरिएबल x is same as the variable y, the covariance between the two is reduced to the variance of the either। यानी अगर x और y सेम है तो दोनों का कोवेरिएंस सेम आएगा, दोनों का वेरिएंस सेम आएगा। इसमें कोई मतलब नहीं था, दोनों x और y सेम है, बराबर ना। इफ द वेरिएबल x is same as वेरिएबल y, x भी सेम है y भी सेम है, तो दोनों का कोवेरिएंस सेम आएगा। कोई बताने वाली बात है क्या, वेरिएंस भी सेम आएगा। नेगेटिव कोवेरिएंस इंडिकेट्स ऑपोजिट बिहेवियर, ध्यान में रखना। अगर कोवेरिएंस नेगेटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव बिहेवियर है। मैंने बोला डायरेक्शन उससे पता चलता है ना। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब आर भी पॉजिटिव आएगा। जिसका कोवेरिएंस नेगेटिव है उसका आर भी नेगेटिव होगा, जिसका कोवेरिएंस पॉजिटिव है उसका आर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कोवेरिएंस टेल्स अस द डायरेक्शन और द नेचर, ये सब अपने पढ़े। हाइवर इट इज लेस यूजफुल टू प्रिडिक्ट, क्योंकि परसेंटेज स्क्वायर में है ना तो उसका कोई यूज नहीं आता, बट कोवेरिएंस को यूज करके अपने आर निकाल सकते हैं और इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कर लेंगे, फॉर्मूलाज लिख लो। इफ ईयर इज गिवन, इफ ईयर इज गिवन, कोवेरिएंस का फॉर्मूला इफ ईयर इज गिवन, अगर डेटा ईयर फॉर्म में दिया है तो कोवेरिएंस x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। बी और एक फॉर्मूला, अगर हमारे पास r है तो कोवेरिएंस x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तीसरा फॉर्मूला, अगर प्रोबेबिलिटी है तो कोवेरिएंस x कॉमा वाई, अगर प्रोबेबिलिटी है तो समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये कब, व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन। समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये कब यूज करेंगे, व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन।